एवरीवन, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। इस वीडियो के अंदर हम CG करेंट अफेयर्स का जो पार्ट 3 है लेकर आए हैं। ठीक है, पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिया है करेंट अफेयर से रिलेटेड। ये पूर्णतः छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करेंट अफेयर है और ये जनवरी से लेके मई 2023 तक का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है। इस वीडियो के माध्यम से भी हम 10 MCQ करेंगे। ठीक है, और इस MCQ के माध्यम से उस जिससे संबंधित ये क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, ये आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है CG के अंदर उन सब की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लेट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि यात्रा नामक चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है? सुधीर शर्मा, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, डॉक्टर सत्यजीत साहू या फिर आशीष सिंह। कौन इसका जो है इस यात्रा नामक चर्चित पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सत्यजीत साहू जो हैं इसका लेखक हैं। ठीक है, ये जो यात्रा नामक जो पुस्तक है ये छत्तीसगढ़ की विशेष संरक्षित जनजाति के बारे में या फिर उन पर आधारित है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। यात्रा किस पर है? तो छत्तीसगढ़ के जो विशेष संरक्षित जनजाति पर आधारित है। ठीक है, जनजाति पर आधारित है, याद रखिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन लगा इसलिए मैं इसका एक क्वेश्चन बनाया हूँ। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर सत्यजीत साहू। अच्छा, सुधीर शर्मा जो है ये किसके लेखक हैं? तो याद रखिएगा इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है बड़ सुघर बोरेबासी। ठीक है, बड़ सुघर बोरेबासी। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। प्रोफेसर आलोक चक्रवाल की भी एक पुस्तक है जिसका नाम है बिरसा मुंडा जनजाति नायक। ठीक है, बिरसा मुंडा जनजाति नायक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। और इनका तो बता ही दिया। आशीष सिंह का भी एक पुस्तक है जिसका नाम है सोना खान। ठीक है, सोना खान 1857 वीर नारायण सिंह के ऊपर आधारित है और सोना खान में जो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, चलिए कुछ और पुस्तक की भी हम देख लेते हैं जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए मैं नोट करके लाया हूँ। तो कुछ पुस्तकों के नाम इस प्रकार है। लेफ्ट साइड में महत्वपूर्ण चर्चित पुस्तकों और राइट साइड में उनके लेखक का नाम है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण जो पुस्तक है इसके लेखक जो है डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा है। वैसे ही ये पुराना है, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसके जो लेखक हैं डॉक्टर मीता मुखर्जी हैं। वैसे ही श्रीमद् भागवत गीता के जो लेखक हैं तेजपाल सोनी। जोहार गांधी, ठीक है, जोहर नहीं, जोहार गांधी के जो लेखक हैं आमिर हाशमी हैं। और गुरुतुर भाखा के लेखक महेतरु मधुकर हैं। वहीं आईनाए छत्तीसगढ़ के जो लेखक हैं श्री शंकर पांडे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पुस्तकों के और उनके लेखकों के नाम थे। तो आप यहाँ से भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं कि क्या है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले में लिथियम का भंडार प्राप्त हुआ है? याद रखिएगा, लिथियम का भंडार कोरबा, महासमुंद, दंतेवाड़ा या फिर बिलासपुर में कहाँ लिथियम का भंडार प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कोरबा। कोरबा के अंतर्गत जो कटघोरा वन मंडल है, ठीक है, कटघोरा वन क्षेत्र कह लीजिए या कटघोरा वन मंडल जो है इसमें लिथियम के भंडार मिले। ठीक है, वहीं जैसे अब महासमुंद के अंतर्गत देखेंगे तो महासमुंद के अंतर्गत क्रोमियम और निकल के कुछ ब्लॉक्स मिले थे। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्रोमियम और निकल। ठीक है, इसका भंडारण हमारा कहाँ, जो महासमुंद, जो क्रोमियम और निकल के जो भंडार है वो छत्तीसगढ़ के केवल एक ही जिला महासमुंद के अंदर ही स्थित है। और महासमुंद में भी ये 2 स्थान से मिलता है। ठीक है, तो ये अभी इसलिए चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसका मतलब देश का पहला ऐसा क्रोमियम और निकल का ब्लॉक है जिसका ऑनलाइन नीलामी हुआ है। याद रखिएगा, तो क्रोमियम और निकल कहाँ, महासमुंद जिले से। इसके 2 ब्लॉक पाए जाते हैं जो महासमुंद में। एक है केलवार डबरी ब्लॉक। ठीक है, केलवार डबरी ब्लॉक। और जो दूसरा याद रखिएगा भालूकोना ब्लॉक, भालूकोना ब्लॉक। ये दोनों ब्लॉक को याद रखिएगा। दंतेवाड़ा तो आप जानते हैं कि टीन के लिए फेमस है,
ठीक है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र जो जिला दंतेवाड़ा है जहाँ पे टीन की प्राप्ति होती है, ठीक है। और टीन के भंडारण और उत्पादन दोनों में दंतेवाड़ा जो है प्रथम स्थान पर आता है। जैसे अगर जगह का नाम पूछेगा तो कटे कल्याण दंतेवाड़ा में है, जो कि जहाँ पर सबसे अधिक टीन का भंडारण है, ठीक है। अब बिलासपुर को आप जानते होंगे, जैसे बिलासपुर में है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, जो कटे कल्याण या फिर जो दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा में क्या है, टीन का सबसे अधिक भंडारण और उत्पादन होता है। तो टीन रिसर्च सेंटर, ठीक है, टीन रिसर्च सेंटर, ये इसका टीन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो रायपुर के अंदर स्थापित किया गया। किसके द्वारा, बार्क के द्वारा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा रायपुर में टीन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई थी। और जो टीन है, छत्तीसगढ़ के अंदर जो टीन की प्राप्ति होती है वो कैसीटेराइट अयस्क से होता है, ठीक है, याद रखिएगा, कैसीटेराइट अयस्क से होता है। और ये कैसीटेराइट का मतलब इसका जो उत्खनन करने का काम या उत्पादन करने का काम जो करता है CMDC के द्वारा किया जाता है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। बिलासपुर तो आप जानते हैं कि यहाँ पे SECL साउथ ईस्ट कोल लिमिटेड जो है उसका मुख्यालय है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर के अंदर, ठीक है, कहाँ, बिलासपुर के अंदर। अच्छा, उप मुख्यालय अगर आपसे पूछ दिया जाएगा तो याद रखिएगा बिश्रामपुर के अंदर है, ठीक है, बिश्रामपुर में उप मुख्यालय। और ACCL का मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर के अंदर है, ठीक है। जो ACCL का जो स्थापना हुआ था ये 1985 में हुआ था। ACCL का स्थापना 1985 में, परंतु जब इसका उत्पादन हुआ था 1987 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन विश्वविद्यालयों ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद प्रदान की है, किसको, तो यहाँ पे छूट गया है भूपेश बघेल को। भूपेश बघेल दो छत्तीसगढ़ के CM हैं भूपेश बघेल, इनको डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि प्रदान की गई है। तो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है या विश्वविद्यालय है जो ये मानद उपाधि जो है प्रदान किया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सोरबोन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस फ्रांस, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोरबोन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, जो कि फ्रांस के अंदर है, इन्होंने भूपेश बघेल जी को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि प्रदान की है। किस लिए, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीमित और स्थानीय संसाधनों की सहायता के साथ उसको बढ़ाने के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के क्षेत्र में इनको डॉक्टरेट की उपाधि दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा यूनिवर्सिटी, सोरबोन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस फ्रांस, ठीक है। अच्छा, इनको एक और भी जो विश्वविद्यालय है उसने भी इन्हें मानद दिए, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद प्रदान की है। कौन सा है, तो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, दुर्ग के अंदर, ठीक है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय कहाँ है, दुर्ग के अंदर। इन्होंने भी भूपेश बघेल को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किया है या फिर मानद उपाधि प्रदान किया है। किस क्षेत्र में, तो पर्यावरण संरक्षण और नरवा गरवा घुरवा जो योजना चलाए थे उनके क्षेत्र में इनको दिया गया था। अच्छा, इनके साथ ही भूपेश बघेल के साथ ही जो हेमचंद यूनिवर्सिटी है, इन्होंने जो पद्मश्री प्राप्त करने वाली, ठीक है, पद्मश्री प्राप्तकर्ता कौन है, उषा बारले, ठीक है, उषा बारले, इनको भी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किया है पंडवानी से प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। पंडवानी से नाम रोशन करने के लिए उषा बारले को भी डॉक्टर की उपाधि प्रदान किया है। कौन, हेमचंद यादव। मतलब भूपेश बघेल को दो, एक सोरबोन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस फ्रांस के द्वारा और दूसरा हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। तो ये था तीसरा प्रश्न। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि केंद्रीय पूल में सर्वाधिक धान देने वाला पहला बड़ा राज्य कौन सा है। वैसा कौन सा राज्य है चारों में से जो कि केंद्र में सबसे अधिक धान जो है दिया है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या फिर पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। पंजाब ने 181.95 लाख मीट्रिक टन, ठीक है, लाख मीट्रिक टन धान देकर पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं जो छत्तीसगढ़ है वो 92 लाख मीट्रिक टन, ठीक है, 92 लाख मीट्रिक टन धान
देकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का इस क्षेत्र में दूसरा स्थान है धान देने वाले, किसको, तो केंद्र को, याद रखिएगा दूसरा स्थान। अच्छा, यहाँ पे धान अगर देख रहे हैं तो धान से संबंधित दो चीज़ और याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के अभी तक दो चावल जो हैं, ठीक है, जिनको जीआई टैग दिया जा चुका, ठीक है, दो। तो पहला जो था उसको 2019 के अंदर जीआई टैग दिया गया था, वो कौन था, तो था जीरा फुल। ठीक है, सरगुजा क्षेत्र के अंदर जो जीरा फुल चावल होता है उसको जीआई टैग प्राप्त किया हुआ था, कब, तो 2019 के अंदर। वहीं जो दूसरा है उसको भी, जैसे कि आप नाम सुने होंगे नगरी दूबराज, ठीक है, या तो दूबराज भी याद रख सकते हैं, जो दूबराज चावल की जो किस्म है इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये तो जनवरी में 2023 के अंदर की ही बात है, 2023 में, जनवरी 2023 में नगरी दूबराज जो चावल की किस्म है उसको भी जीआई टैग प्राप्त हो गया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के दो चावल, एक जीरा फुल और दूसरा नगरी दूबराज, ये दोनों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सर्वाधिक गोबर खरीदी किस जिले से की गई है, कौन से जिले से सबसे अधिक गोबर खरीदा गया है। ठीक है, गोधन न्याय योजना के द्वारा किसके, मतलब ठीक है, तो दुर्ग, नारायणपुर, रायगढ़ या फिर राजनांदगांव, कौन सा जिला से, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग जिला से सर्वाधिक गोबर की खरीदी की गई है। ठीक है, वहीं जो नारायणपुर है वहाँ से सबसे कम, ठीक है, नारायणपुर से सबसे कम खरीदी की गई है। देखिए, जैसे अगर 28 फरवरी 2023 तक के डाटा को देखा जाए, ठीक है, 28 फरवरी 2023 तक की डाटा से ये सब संबंधित है कि दुर्ग सर्वाधिक और नारायणपुर सबसे कम इन जिलों से खरीदा गया। टोटल अगर देखा जाए तो 75 लाख, ठीक है, 75 लाख क्विंटल गोबर की अभी तक खरीदी हो चुकी है, कब तक, 28 फरवरी 2023 तक। तो ये था पांचवा प्रश्न। ठीक है, चलिए छठवां देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 8 घंटे लगातार तैरकर गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कौन सी ऐसी तैराक है जो 8 घंटे में पूरा लगातार 8 घंटा तैरी है और गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। कुमारी छाया वर्मा, कुमारी जम्बावती भू आर्य, फिर चंद्रकला ओझा या फिर रूना शर्मा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रकला ओझा को ये गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का उपलब्धि हासिल हुआ। इन्होंने 8 घंटा लगातार तैरकर अपना एक रिकॉर्ड को कायम रखा है। ठीक है, ये जो चंद्रकला ओझा है ये पूरे ग्राम की है। ठीक है, कौन सी ग्राम, पूरे ग्राम, ये कौन से जिला में पड़ता है, तो दुर्ग जिला में पड़ते हैं। ठीक है, और जो छाया वर्मा और जम्बावती भू आर्य हैं, ये दोनों का याद रखिएगा, जो छाया वर्मा है ये महासमुंद की है और जो जम्बावती भू आर्य है ये कांकेर की है। इन दोनों को बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, बहादुरी के लिए राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया था, कब, तो 26 जनवरी 2023 को, याद रखिएगा, बहादुरी सम्मान। वहीं जो रूना शर्मा है इनको नेपाल गैलेक्सी एक्सीलेंस अवार्ड 2023 दिया गया है। ठीक है, नेपाल गैलेक्सी एक्सीलेंस, ठीक है, अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है रूना शर्मा को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था काठमांडू के अंदर, इसलिए इनको नेपाल गैलेक्सी एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था। तो ये था छठवां प्रश्न। चलिए सातवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, पूछा है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। पहला राज्य, अब ये जो है जो बजट है ना हमारा, ये बजट से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, बजट 2022-23 है, बजट 2022-23 उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, या फिर यहाँ पे हमारा इधर दिया गया है योजनाओं का नाम दिया गया है और उसके लिए कितना बजट में प्रावधान किया गया है वो राइट साइड में दिया है। इसी में हमको पकड़ना है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, बाकी 3 जो है सुमेलित होंगे। ठीक है, तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसमें 6800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो ये वाला हमारा सही है। दूसरा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इसके अंतर्गत 807 करोड़ रुपए का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो यही वाला हमारा सुमेलित नहीं है। एक्चुअली जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है इसके लिए 38 करोड़ रुपए, ठीक है, 38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कितना, 38 करोड़ रुपए का
वहीं जो आपको ये 807 करोड़ रुपए दिखाई दे रहा है, ये जो है जो आत्मानंद स्कूल खोला जा रहा है इंग्लिश मीडियम, ठीक है, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जो 101 खोला जा रहा है, 101 स्कूलों की संख्या के लिए 807 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। कितना? 101 नए आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं, उसके लिए 807 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मतलब मनरेगा, ठीक है, मनरेगा के लिए 1902 करोड़ रुपए का प्रावधान है, तो ये भी सही है। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, रीपा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का जो स्थापना किया जा रहा है, इस योजना के अंतर्गत 149 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है, 149 करोड़ रुपए का प्रावधान रीपा के लिए किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो होता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके अंतर्गत कितना? 789 करोड़ रुपया। तो ये सबको भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये मेन सी योजनाएं हैं और इनमें जो बजट का प्रावधान होता है, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किया हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा कुछ और योजना देख लेते हैं जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बजट में प्रावधान को देख लेते हैं। जैसे पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3238 करोड़ रुपए, वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो मैं भी पीछे बताया 789 करोड़ रुपए, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा के लिए 149 करोड़, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना के लिए 8 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत 160 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बार के बजट में। तो ये सभी योजनाओं के से संबंधित जो उनका बजट में प्रावधान है, जितने रुपए का आप याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया हूँ, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। 8वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसको आर्थिक सर्वेक्षण से लिया हूँ, इकोनॉमिक सर्वे से, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जो 2022-23 का, उससे मैं क्वेश्चन उठाया हूँ। इसके अनुसार बोला है आपसे कि स्थिर भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना है, ठीक है। 2022-23 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, उसके हिसाब से जो हमारा छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद में आर्थिक वृद्धि दर कितने का है, हमको ये बताना है। 12.13 माइनस 1.80, 5.73% और 8%। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 8%, ठीक है। 2022-23 में जो जीएसडीपी में वृद्धि की दर है वो कितना? 8% है। अच्छा, ये 12.13% जो है ना, ये 2016-17 का है, याद रखिएगा, 2016-17। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब तक का सर्वाधिक वृद्धि दर इसी वर्ष काल के दौरान देखा गया था। सर्वाधिक वृद्धि कब? 2016-17 में 12.13 का। और सबसे कम अगर देखेंगे तो कोरोना काल में 2020-21 में सबसे कम वृद्धि दर था, जो कि -1.80 था। तो ये न्यूनतम वृद्धि है अब तक का, ठीक है। और 5.73 क्या है? तो 5.73 जो है ये 2012-13 से लेके, ठीक है, याद रखिएगा, 2012-13 से लेके 2022-23 तक का ये औसत वृद्धि दर है, ठीक है। क्या है ये? औसत वृद्धि दर है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया हूँ और क्वेश्चन बनाया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 और जो 8 बनाया हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से करना है और बुक से आप इसको और अच्छे से क्लियर करके जाएंगे एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत के संदर्भ में कितना है, तो भारत का अगर विकास दर पूछेगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भारत का विकास दर जो है 2021-22 में जो था, 2021-22 में वो था 8.7%, ठीक है। कितना? 8.7%। वहीं 2022-23 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये है 7%, ठीक है। कितना? 7%। वहीं छत्तीसगढ़ का कितना है? 8%। तो इससे 1% ज़्यादा ही है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं 9वां प्रश्न की ओर, देखते हैं कि 9वां प्रश्न हमारा क्या है। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथनों की पहचान करें। कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? पहला, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्र देश के कुल क्षेत्रफल का 4.1% है। दूसरा, SRS रिपोर्ट 2018 से 20 के अनुसार प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 195 है।
तीसरा, जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 189 और सकल लिंगानुपात 991 है। और चौथा, प्रदेश का साक्षरता दर 70.28% है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। बाकी सारे के सारे ए सी डी जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही है। जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, तो भारत के कुल क्षेत्रफल का जो हमारा छत्तीसगढ़ है उसका जो प्रतिशत है या उसका 4.1% के बराबर है। कुल भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.1% है। वहीं पर जनगणना 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है कितना, 189 है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। और जो सकल लिंगानुपात है, ठीक है, सेक्स रेशियो जो है वो कितना है, 991। तो ये बिल्कुल सही है। और साक्षरता दर भी छत्तीसगढ़ का 70.28 है। गलती यहाँ पर है, ठीक है। जो आपको ये 195 देखने को मिल रहा है, वो 195 जो है वो असम का है, ठीक है। ये 195 क्या है, असम का है। असम के अंदर मातृ मृत्यु दर कितना है, 195, जो कि भारत में सर्वाधिक है, ठीक है। अच्छा, भारत के अंदर जो सबसे न्यूनतम मृत्यु दर है वो कहाँ का है, केरल का है, ठीक है। मातृ मृत्यु दर की मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ है, केरल के अंदर है। और वो मात्र 19 है, याद रखिएगा। कितना है, 19 है बस, ठीक है, याद रखिएगा, 19। अच्छा, छत्तीसगढ़ का कितना है, तो ये 195 तो है नहीं, तो छत्तीसगढ़ का जो है वो 137 है। छत्तीसगढ़ के अंदर, यहाँ पे लिखता हूँ, छत्तीसगढ़ के अंदर मातृ मृत्यु दर ये है 137, ठीक है, 137 है, ठीक है। बाकी सबके सब सही है। अच्छा, भारत का अगर पूछ ले ओवरऑल, कि भारत के अंदर अगर ओवरऑल मातृत्व मृत्यु दर कितना है, तो याद रखिएगा वो है 97। भारत के अंदर मातृत्व मृत्यु दर, ठीक है, इसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो या फिर मातृत्व मृत्यु दर कितना है भारत का, 97 है, ठीक है। तो ये था प्रश्न क्रमांक 9। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के विषय नहीं है। देखिए, जब भी राजकीय आय कैलकुलेट किया जाता है तो इसमें 3 क्षेत्र में इसको बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इन 3 तरह के क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो कौन सा ये 4 में से ऐसा विकल्प है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? पशुपालन और मछली उद्योग, खनन और उत्खनन, रेलवे, या फिर वनोद्योग और लट्ठे बनाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो रेलवे जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, प्राथमिक क्षेत्र का विषय नहीं है, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दूंगा टोटल कि कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कौन सा द्वितीयक और कौन सा तृतीयक। जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जनरली जो पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, तो ये सब, और खनन उत्खनन हो गया, और वनोद्योग और लट्ठे बनाना, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में जाके हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मैं आपके लिए पूरा लेकर आया हूँ। तो जो प्राथमिक क्षेत्र होता है इसके अंतर्गत आपको कृषि और खनन उत्खनन मिलता है। इसके अंतर्गत और कृषि में आपको फसल मिल जाएगा, पशुपालन, वनोद्योग और लट्ठे बनाना, मछली उद्योग और खनन और उत्खनन, ये सब के सब किसमें, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। जहाँ भी कृषि वाला आएगा, खनन उत्खनन का आएगा, तो वो समझ लीजिए कि वो प्राथमिक क्षेत्र के विषय हैं। वहीं अगर आप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जाएंगे तो इसमें हमको उद्योग, खनन उत्खनन भी कई बार से आ जाते हैं, लेकिन मेनली वो खनन उत्खनन किससे, उद्योग से संबंधित हो, ठीक है, तब जाके वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस और जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिताएं, ये सब जो होती हैं किसके अंतर्गत, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है जनरली सेवा, जो सर्विस सेक्टर होते हैं, वो किस में आते हैं, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे व्यापार, होटल, जलपान गृह, होटल वगैरह खोलते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह, ये सब आता है। परिवहन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, संग्रहण, संचार। रेलवे किसके अंतर्गत, तृतीयक के अंतर्गत, क्योंकि रेलवे भी सर्विस प्रोवाइड करता है। परिवहन, रेलवे के अतिरिक्त जो परिवहन होते हैं वो भी तृतीयक के अंतर्गत आते हैं। भंडारण, संचार और प्रसारण सेवा, वित्तीय सेवा, उसके अलावा स्थावर संपदा, आवास गृहों को स्वामित्व, मतलब जो रेंट पे, किराया वगैरह पे देते हैं, ये सारा चीज़ हो गया। लोक प्रशासन, जो हमारा पीएससी वगैरह होता है, लोक सेवा आयोग हो गया, ये सब जो सर्विस प्रोवाइड करता है, सब किसके अंतर्गत, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये तीनों विषय याद रखिएगा, व्यापम में एग्जाम से आप पूछे जाते हैं कि कौन सा किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और अगर
2022-23 के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक बार भारत और छत्तीसगढ़ के अंदर कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि क्षेत्रवार इनका प्रतिशत क्या था। जैसे आर्थिक विकास दर अगर देखा जाए तो भारत का कितना था 7%, अभी हमने पीछे देखा था। वहीं छत्तीसगढ़ का कितना हो जाएगा 8%, इससे 1% अधिक छत्तीसगढ़ का। कृषि क्षेत्र का अगर योगदान देखा जाए तो कितना है 3, ठीक है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर भारत में कितना 3.45, वहीं छत्तीसगढ़ के अंदर 5.93%। उद्योग क्षेत्र में भारत में वृद्धि दर 4.11, वहीं छत्तीसगढ़ के अंदर 7.83। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत भारत में 9.14 और छत्तीसगढ़ के अंदर 9.21, ठीक है। और प्रति व्यक्ति अगर आय आपसे पूछ ले 2022-23 के लिए, तो याद रखिएगा भारत के अंदर प्रचलित भाव पे बोल रहा हूँ, ठीक है। दो तरह से निकाला जाता है, प्रचलित भाव पर और दूसरा स्थिर भाव पर। यहाँ पे प्रचलित भाव पर दिया गया है कि प्रचलित भाव पर जो प्रति व्यक्ति आय भारत के अंदर था वो 1,70,620 रुपया, ठीक है, जो कि पिछले बार की तुलना में 13.7% की वृद्धि है। वहीं छत्तीसगढ़ के अंदर 2022-23 के लिए देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय 1,33,898 रुपये है, ठीक है, 1,33,898 रुपये, जो कि पिछले बार की तुलना में 10.93% की वृद्धि है। तो जो प्रति व्यक्ति आय है वो छत्तीसगढ़ का जो है कम है भारत की तुलना में देखेंगे तो, ठीक है। तो ये मुझे इम्पॉर्टेंट लगा समझाने के लिए, इसलिए मैं इसको इसमें इंक्लूड किया हूँ। तो ये था हमारा इस जो तीसरा जो है जनवरी से लेकर मई तक का जो वीडियो, जिसमें हमने करंट अफेयर का देखा छत्तीसगढ़ का, उसका 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये 10 प्रश्न और पीछे के भी 2 वीडियो के अंदर 30 प्रश्न मैंने इंपॉर्टेंट कराया। 30 प्रश्न मतलब आपके लिए मैंने 30 टॉपिक कराया है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लें, शॉर्ट नोट आप बना के चले जाएं और रिवाइज करें बार बार, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।